नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की और बता दें कि बलिया में एडीएम कार्यालय के ठीक सामने महिलाओं ने नेताजी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि नौकरी के नाम पर लाखों रुपए ठगा है। बता दें कि आरोपी खरवार महासभा के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, जिसके साथ ही महिलाओं ने बताया कि अपने जेवर बेचकर नौकरी और आवास के लिए पैसे दिए थे। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर दिल्ली पहुंचे हैं। यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के बारे में ओपी राजभर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार मुलाकात कर उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के लिए प्रस्ताव यथाशीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार से दिल्ली सरकार को रिपोर्ट मांगने पर गंभीर चर्चा हुई। बता दें कि जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर भी मौजूद रहे। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी की ओर से विशेष तैयारियां की जा रही है। इस कार्यक्रम को विश्व पटल पर अंकित करने के लिए बीजेपी की तैयारियां अभी से ही पूरे जोर शोर से की जा रही है। इसके अलावा राम मंदिर के इस मुद्दे का बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होगा, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता श्याम जाजू से इंडिया वॉइस संवाददाता ने खास बातचीत की है। सुनिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान को लेकर के भाजपा इस कार्यक्रम को भव्य कार्यक्रम बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी को लेकर इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के नेता हैं श्याम जाजू जी, इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको आज आपका जन्मदिन है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरीके से देखते हैं जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान जो 22 तारीख को होने वाला है, किस तरीके से भाजपा की तैयारी है? देश में मंदिरों की कमी नहीं है, पर अयोध्या का राम मंदिर ये देश के अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय है। मुगल आक्रांताओं ने भारत की अस्मिता पर अत्याचार करके, प्रहार करके हमारे जो अपमान किया था उसका बदला लेने का ये काम है। पूरे हिंदू समाज की, पूरे भारतीयों की, देशभक्तों का अपमान का बदला इससे हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि करोड़ों सालों से हमारा जो सपना था, जिसके लिए हमने संघर्ष किया, लाठियाँ खाई, जेल में गए लोग, वो सपना हमारा पूरा हो रहा है। तो 22 जनवरी को मोदी जी के हाथ से जिसका उद्घाटन हो रहा है और पूरा देश का सबसे बड़ा तीर्थाटन वाला क्षेत्र जो अयोध्या बनने वाला है, तो इसलिए बहुत बड़ी तैयारियां हमारी चल रही है। मैं तो उस भाग्यवान लोगों में से हूँ। मेरी माताजी और मेरा छोटा भाई 92 के कार सेवा में वहाँ सहभागी हुए थे। और अभी मंदिर की व्यवस्था और बाकी सब तैयारियों के लिए 13 तारीख से 22 तारीख तक मैं भी वहीं पर रहने वाला हूँ। भारतीय संस्कृति की जो एक झलक है राम मंदिर से देखने को मिलती है। भाजपा ऐसा क्या और विश्वव्यापी कार्यक्रम करने की तैयारी में है ताकि देश भर में नहीं, विश्व पटल पर इसका जो एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया जाए? रामायण, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, वहाँ पर उनके नाम से होने वाला वहाँ का एयरपोर्ट, ये सब भारत के अभिमान के विषय है। और ये मोदी जी के कार्यकाल में उज्जैन का होता है काम, वो काशी बनारस का होता है, ये जम्मू कश्मीर का नया रूप लोगों को देखने को मिलता है, बनारस का नया कॉरिडोर बन गया है। ये सब बातें इस देश के लोगों को अच्छी लगती है, इस देश की धार्मिकता, पवित्रता, आध्यात्मिकता को बढ़ाती है। अभी आपने एयरपोर्ट बोला, एयरपोर्ट का नाम भी हाल ही में बदला गया वहाँ पर, तो उसे किस नज़रिए से देखा जाए? आखिरकार क्या ऐसी वजह रही जो एयरपोर्ट का नाम बदलना पड़ा? देश के श्रद्धा स्थान, देश के प्रेरणा स्थान, जिनसे लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, ऐसे लोगों के नाम से एयरपोर्ट हो या इस प्रकार के सामाजिक संस्थाओं का नामकरण होना, ये देश के लिए गर्व की बात है। अब वो नया ट्रेंड अभी शुरू हो गया है। अगर हम बात करें 2024 में राम मंदिर और 2024 में ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि भाजपा के लिए ये राम मंदिर का जो मुद्दा है 2024 में कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? ऐसा है
मंदिर का विषय हमने कभी राजनीतिक तरीके से नहीं देखा है। वो इस देश के अस्मिता का विषय है, उस प्रकार से हमने उसको देखा है। पर स्वाभाविक रूप से लोगों को ऐसा लगता है कि ये मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है, इसलिए हमारा 24 का रास्ता प्रशस्त हो गया है। लोग मोदी जी की ओर को 22 तारीख के 22 तारीख का अयोध्या का राम मंदिर का ये काफ़ी सालों का सपना हिंदुओं का पूरा हो रहा है। पूरे देश में उसका एक नया उत्साह है, नई रौनक है। हर गांव से एक एक ईंट जाकर वहां पर लोगों की एक इमोशनल अटैचमेंट जुड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में पूरे विश्व का सबसे बड़ा तीर्थाटन करने वाला क्षेत्र अयोध्या साबित होगा और वो हमें प्रेरणा देता रहेगा। ये हमारा श्रद्धा स्थान है। ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भाजपा न केवल इस मुद्दे को लेकर के आने वाले समय में तैयारी में है, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी हद तक इस मुद्दे का भाजपा को फायदा होने वाला है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी की तरफ से विशेष तैयारियां की जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए ये कार्यक्रम भी खास हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की तैयारियां अभी से ही जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। इसके अलावा राम मंदिर के इस मुद्दे का बीजेपी का आगामी लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होगा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर लखनऊ से विधायक डॉक्टर नीरज बोरा से इंडिया वॉइस संवाददाता अजीत कुमार ने खास बातचीत की है। में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना शुरू हो चुका है और 22 जनवरी को इसको लेकर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भाजपा की तरफ से पुरजोर तरीके से की जा रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ आज इस समय जुड़ रहे हैं लखनऊ से विधायक डॉक्टर नीरज जी, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से पूरी की पूरी भाजपा जो है इस राम मंदिर को लेकर के भव्य कार्यक्रम की तैयारियों में जुड़ी है। क्या एक वर्षों पुराना जो सपना कहीं ना कहीं जिसे भाजपा विशेष तौर पर लेकर चलती थी, पूरा हो रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं भारत की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि 550 साल पुरानी प्रतीक्षा भारतवासियों की, विश्व के सभी सनातनियों की पूरी होने जा रही है। अयोध्या सज धज के तैयार है। उत्तर प्रदेश का जनमानस संपूर्ण विश्व से आने वाले सभी यात्रियों के स्वागत में आतुर है और हम सब प्रयास कर रहे हैं लखनऊ से लेकर अयोध्या तक किसी भी अतिथि को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, हम उसका भरपूर स्वागत कर सकें। और उस स्वागत की तैयारियों के लिए इस समय पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार उत्तर प्रदेश की आजकल सिर्फ एक ही कार्य में लगी हुई है कि हम कैसे सजा सकें। हालांकि अयोध्या के इस मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर संपूर्ण विश्व में कार्यक्रम होंगे, उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम होंगे, दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, जगह जगह पर कार्यक्रम होगा। 22 तारीख को चूँकि सीमित मात्रा में ही अतिथियों का वहाँ पर कार्यक्रम में सहभागिता हो सकती है, इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि 22 के बाद भी अनवरत ये कार्यक्रम जारी रहेगा। लोगों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर मैं बात करूं दिल्ली और तमाम जगह पर तो भाजपा में एक अलग ही तैयारियां जुटी हुई है और आप उसी तरफ से हैं, उसी धरती से जुड़े हुए कहा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से भाजपा इसको ले रहे हो, कितना जोश भाजपा कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है? देखिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मूल रूप से हमारी मातृ संगठन के जो कार्यक्रम हैं, जिसमें हम घर घर जाकर अक्षत चावल देने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को निमंत्रण देने का कार्यक्रम कर रहे हैं, वह कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। 1 तारीख से हर घर पे निमंत्रण जाएगा और सब अयोध्या आ सकें, अयोध्या में हम समुचित व्यवस्था दे सकें, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और जनमानस में आम लोगों से सबसे इस समय इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और जोड़ने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। अच्छा, 2024 लोकसभा चुनाव भी होने जा रहा है और क्या लगता है जो वर्षों पुराना एक बड़ा मुद्दा था, कहीं ना कहीं राजनीति भी होती थी इस मुद्दे पर, तो राम मंदिर अब 2024 में भाजपा के लिए कितना फायदेमंद साबित होने वाला है? 2024 का चुनाव का परिणाम तो परिलक्षित हो चुका है। अभी प्री फाइनल हुए थे, उसमें हम लोगों ने प्रदर्शन करके दिखा दिया है। राम मंदिर हम सब की आस्था का विषय है और भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस मत में थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसे कथित आरोप लगाते थे। लेकिन अब तो हम कह सकते हैं कि मंदिर की तारीख भी है और कार्यक्रम भी होने जा रहा है। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है और 2024 का चुनाव हम लोग भारी मतों से जीतने वाले हैं। तो
ये थे हमारे साथ लखनऊ से विधायक डॉक्टर नीरज जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से न केवल भाजपा इस मुद्दे पर पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुटी है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये काफ़ी हद तक भाजपा के लिए फायदेमंद भी साबित होने वाला है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां एम्बुलेंस कर्मियों की हरकत से मानवता शर्मसार हो गई है। बता दें कि सड़क किनारे सीएससी गेट पर महिला शव फेंककर फरार हो गए, साथ ही एम्बुलेंस चालक भी फरार हो गया। वहीं वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले का सीसीटीवी से खुलासा होने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद फरधान थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला फरधान थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां एम्बुलेंस चालक ने महिला के शव को बीच सड़क पर फेंक दिया और इसके बाद से फरार हो गए। गनीमत रही ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की है जब एम्बुलेंस चालक शर्मसार इस घटना को अंजाम दे रहे थे और ऐसे में स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। 26 तारीख का ये सीसीटीवी फुटेज है और ये एम्बुलेंस चालक है जिनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर कौन था और किन वजह से इनको छोड़ना पड़ा। राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़रा जानकारी के लिए। राम जी, 26 तारीख का ये पूरा वाकया है, क्या कुछ पता चल पाया आखिर क्यों किया गया ऐसा? देखिए स्वीटी, पहली बात तो ये है कि जब रक्षक भक्षक बन जाए तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा गया कि जो एम्बुलेंस कर्मी थे तो इनकी एक बड़ी लापरवाही निकल के आई है। 108 एम्बुलेंस कर्मी थे और हुआ ये कि आपको बता दें कि 108 एम्बुलेंस कर्मी थे और उसपे हुआ ये कि इन लोगों ने, जो महिला थी ये बीमार थी, विक्षिप्त थी, एक तरीके से काफी बीमार थी, तो इसको उठाने के ले जाने के बाद जो सीएससी इनको ले जाना था तो सीएससी न ले जाके इन्होंने उसके सीएससी बाहर गेट पे डाल दिया। गेट पे डालने के बाद जो महिला की है मौत हो गई कहीं ना कहीं। उसके बाद सुबह डेड बॉडी जब देखी गई तो आज पड़ोस में एक हलचल। महिला उस समय जिंदा थी? देखिए ये तो डॉक्टरों से बात हुई, उनका एक पोस्टमार्टम कराया गया है कि उस पोस्टमार्टम के आधार पे जो पुलिस के आला अधिकारी हैं अभी उन्होंने कोई जैसा जवाब नहीं दिया है। लेकिन अभी जो घटना हुई, घटना का सीसी फुटेज भी वायरल हुआ, सामने कैमरा लगा था, तो उसमें आपको बता दें कि जो एम्बुलेंस कर्मी हैं उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है, बर्खास्त कर दिए गए हैं। ड्राइवर था और एक उनका जो जिम्मेदार पद पे होता है, जो एम्बुलेंस में होता है, उसको बर्खास्त कर दिया गया। स्वीटी, तो आखिर ऐसा किस लिए किया गया, क्या इसके पीछे के मकसद है? अब देखिए जिस तरीके से घटना अगर आई है भाई, 108 एम्बुलेंस है, कहीं ना कहीं लापरवाही उनकी आई है कि बाहर डेड बॉडी अगर किसी की मौत भी हो जाती है तो एक तरीके से उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सीएससी में ले जाके न तो जिला अस्पताल ले जाके उसको मर्सी में रखवाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं डेड बॉडी को डाल के भाग जाना एक बहुत संदेहास्पद है। और पुलिस का कहना है कि हम लोग भी जांच करेंगे इस मामले में, मुकदमा दर्ज करके जो एम्बुलेंस कर्मी इनसे भी पूछताछ करेंगे कि आखिर डेड बॉडी या जिंदा अगर महिला थी तो कैसे डाल के चले गए। एम्बुलेंस कर्मी का बयान निकल के सामने आया इस बाबत? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो एम्बुलेंस कर्मी है उनसे इस बात करने का प्रयास किया गया लेकिन वो बात नहीं करी उन्होंने किया। लेकिन जो एम्बुलेंस कर्मी, जो एम्बुलेंस जिनके अंडर में चलती हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जरूर आया है कि दोनों की सेवा समाप्त कर दी गई है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ठीक है राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बरेली में मेडिकल स्टूडेंट्स का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। बता दें कि धरने के तीसरे दिन भी मेडिकल कॉलेज में 2017 बैच के स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। साथ ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगा रही है। वहीं इंडिया वॉइस संवाददाता सनी गोस्वामी ने छात्रों से खास बातचीत की है। राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज के बाहर इस समय हम उपस्थित हैं। हम आपको दिखा रहे हैं इस समय राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, सैकड़ों स्टूडेंट नर्सिंग के ऐसे हैं जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो स्टूडेंटों को दिखाए। वो यहाँ पे सुबह से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गेट बंद करके प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद में क्षेत्र अधिकारी और SDM यहाँ पे मीरगंज के आए हैं और इनकी बातों को सुना है। उसके बाद में 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर अंदर गए हैं और वो मैनेजमेंट से बात करेंगे। फिर उसके बाद भी पता चलेगा कि क्या कुछ निकल के आ रहा है। अब हम स्टूडेंटों से बात करते हैं और उनसे पूछेंगे क्या कुछ प्रदर्शन करने का उनका कारण है, वो क्यों इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम कोमल गंगवार है। मैं BSc नर्सिंग की छात्र हूँ, 2019 मेरा बैच है।
हम जब एडमिशन लेने आए थे तो हमें बोला गया था कि हमारा एएनसी इनसे अप्रूवल है, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग है, जिसकी हमारे लिए सबसे ज़्यादा नीड होती है। बट हमें बोला गया कि हमारा अप्रूवल है, 5 साल से हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोगों को जब पता चला है कि एएनसी अप्रूवल नहीं है, तो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। जब ज़रूरी नहीं है तो हमारे हर चीज़ में, हर डॉक्यूमेंट में, हर चीज़ में हमारा एएनसी अप्रूव बाई क्यों लिखा गया था? हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। आपको दिखाना चाह रहे हैं ये कुछ स्टूडेंट हैं जो स्टेट से बाहर के, इनसे बात करना चाहेंगे क्या कुछ परेशानियां इनको आ रही हैं सामने। क्या नाम है भैया आपका? राकेश कुशवाहा मेरा नाम है। मैं बक्सर जिला का बिहार का हूँ। मैं 2023 बैच बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। सर मैं वेबसाइट से दे के आया था कि इस कॉलेज में एडमिशन लिए, लेकिन आईएनसी अप्रूवल नहीं है। आज वही तो ये कैसे पता चला आपको? सर कल वो साइट पे आया था लिस्ट, उसमें नहीं है, मेरा कॉलेज का नाम नहीं है। तो उससे क्या होगा? आपको अपने स्टेट में नौकरी नहीं मिलेगी? क्या नाम है आपका? क्या कुछ दिक्कत है? कहाँ से आई हैं आप? सर यहीं से मिलक से आई हूँ मैं, और मुझे आईएनसी की अप्रूव चाहिए। अच्छा, बाहर का कौन है और आप कहाँ की? सर मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम सपना है। और जब मैंने एडमिशन लिया था तो इन लोगों ने कहा था कि आईएनसी से एफिलिएटेड है, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं है। सीधा प्रिंसिपल सब लोग यही बोल रहे हैं कि एफिलिएटेड नहीं है। उसके बिना मैं यूपी में भी नहीं कर सकती और ना ही मुझे दिल्ली में जॉब करने को मिलेगी। कितना कुछ खर्चा हुआ आपका? अब तक मेरा करीबन 2 लाख का खर्चा हो गया होगा। अभी 6 महीने पूरे भी नहीं हुए हैं उसी के अंदर। लगभग कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? 100 स्टूडेंट हैं बीएससी नर्सिंग। हमारे बैच में पहले वाला बैच भी ऐसी होगा, मतलब सब लगा के सब कुछ ऐसा होगा? अच्छा, जो पास आउट हुआ है उससे पता चला आपको कि ऐसा कुछ हुआ है? वो अभी नौकरी लेने गए होंगे, जॉब लेने प्राइवेट कॉलेज में, सॉरी हॉस्पिटल में, लेकिन उन्हें जॉब नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं डिग्री फर्स्ट ईयर। ये कहना है इनका, स्टूडेंट का कहना आईएनसी से अप्रूव नहीं है और इनको जो अदर स्टेट में जाएंगे और जो इनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। ये आपको दिखा दें कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हैं और ये कुछ पता चल रहा है कि कुछ बच्चे रो रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि ये बताया कि ये सब गरीब घर से हैं और ये काफी मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। सिक्योरिटी गाड़ी भी देते हैं और यहाँ पे काफी लाख रुपए खर्च करने के बाद में इनको ये स्थिति आई है। ये देखिए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे पीछे ये दिखाएं, ये बच्चे कुछ रो रहे हैं और इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बताया गया है कि जो इनको पहले बताया गया था कि आईएनसी से अप्रूव्ड है, इसके बाद में इन्होंने एडमिशन लिया। अब ये बता रहे हैं काफी लाखों रुपए का इनका नुकसान हुआ है, इनके पिता, माता पिता, इनकी फैमिली का नुकसान हुआ है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आपको बता दें कि एसडीएम रीजन जो सीओ यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने मैनेजमेंट से बात करी है, उनके अंदर बात चल रही है। इसके बारे में अभी देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट और प्रशासन की बात क्या होती है और मैनेजमेंट की बात क्या होती है, उसके बारे में क्या कुछ निकल के आता है। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं सनी गोस्वामी, इंडिया वॉइस, बरेली। तो पंजाब के निकाय मंत्री बलकार सिंह ने नगर निगम जोन डी कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पहले मुख्यमंत्री भगवत मान ने शहर के विभिन्न विकास कार्यों को लेकर सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं राज्य के स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह सराभा नगर स्थित नगर निगम के जोन डी कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों के साथ बंद कमरे में बैठक की, जहां मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न विकास कार्यों को लेकर बैठक की जा रही है। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੱਸਤੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ डिटेल ਦੱਸ। खबर पटियाला से है, जहां जिले के गांव भांडी के नजदीक डीएसजी पेपर मिल में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, जिसमें से एक गाड़ी अभी भी वहां पर मौजूद है, बताने की काबू कर लिया गया है आग को, लेकिन पेपर मिल में पड़े कागज के स्टॉक में अभी भी आग है, जिसको बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची है, आग बुझाने में लगी हुई है। हाँ जी भाई, की नाम है? मनोज कुमार सफाई अफसर जी। मनोज जी, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਮਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਭੰਨ ਦੀ ਡੀਐਸਜੀ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ? ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਏਡੀ ਅਫਸਰ ਰਾਉਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਡ ਪਊਗੀ ਉਵੇਂ ਗੱਡੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।